जी दोस्तों, G20 का सरबराही इजलास न्यू दिल्ली में होने जा रहा है 9-10 सितंबर को, और उसके लिए न्यू दिल्ली को बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। और उसमें भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ चल पड़ी हैं, क्योंकि शिवलिंग, फवारे, फाउंटेन्स हर जगह लगाए जा रहे हैं और अपोजिशन उन पर तनकीद भी कर रही है। चलिए, ये तो अलग बातें हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। इससे पहले हमें मालूम ही था कि जो सदर व्लादिमीर पुतिन हैं रूस के, वो तो G20 के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, और उनकी जगह उन्होंने रिसेंटली फ़ोन भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बताया, मुआज़रत की कि मैं नहीं आ सकूंगा, तो मेरी जगह रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गी लावरोव आएंगे। और अब देखना ये है कि आया वो वर्चुअल तकरीर भी करते हैं कि नहीं करते व्लादिमीर पुतिन साहब, क्योंकि ब्रिक्स में जो पिछले दिनों इजलास, सरबराही इजलास हुआ था, उसके बारे में हमें मालूम था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स का इजलास हुआ, वहाँ उन्होंने वर्चुअल तकरीर तो की, गो कि वहाँ फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव मौजूद थे। अब मामला कुछ यूँ है कि G20 में चूँकि अमेरिका भी है और बाकी मगरबी दुनिया के ममालिक भी हैं, तो अब देखना ये होगा कि अगर रूस के वज़ीर जो सदर हैं पुतिन, वो तकरीर इवन वर्चुअली भी करते हैं, तो क्या सदर बाइडन और दूसरे जो मगरबी लीडर्स हैं वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं हॉल से, कि बैठे रहते हैं? ये भी एक दिलचस्प बात होगी देखने वाली। अब मेरा अपना ख्याल तो ये है कि शायद सदर पुतिन अवॉइड ही करें, और मेरे ख़्याल में भारत भी यही चाहेगा कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो कि रूस के सदर वर्चुअल तकरीर कर रहे हैं उस इजलास से, और वहाँ पे सदर बाइडन भी नहीं होते, और बाकी कुछ जो मगरबी ममालिक के कुछ लीडर्स हैं वो भी वहाँ मौजूद ना हों। देखना ये भी है कि अगर सर्गी लावरोव जब अपनी तकरीर, अगर प्रेसिडेंट पुतिन नहीं करते वर्चुअल और रूस के वज़ीर ख़ारजा तकरीर करते हैं, तो उस वक्त वहाँ हॉल में कौन बैठा होता है? तो ये दिलचस्प सिचुएशन आने वाली है, तो देखेंगे क्या होगा आगे। इसके अलावा अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी मुआज़रत कर ली है, वो भी G20 के इजलास में शायद शिरकत न कर पाएँ, और चीन के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ऑब्वियसली अगर रूस और चीन के सदूर G20 में नहीं हैं और न्यू दिल्ली में इजलास हो रहा है, तो एक लिहाज से अहमियत तो उसकी कम हो जाती है, और एक लिहाज से न्यू दिल्ली में जो एक लिहाज से एक था कि जी बड़ा ज़बरदस्त इजलास होगा, उसमें एक सेटबैक तो हुआ न्यू दिल्ली को। लेकिन अब देखना यही है कि मामलात आगे किस तरह चलते हैं, क्योंकि ब्रिक्स में तो सदर शी जिनपिंग मौजूद थे, और भारत के लिए अलबत्ता मुश्किलात हैं, क्योंकि शी जिनपिंग के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये गैर रस्मी कुछ मिनट वो आपस में बैठे, और उसमें अगर भारत का मीडिया पढ़ें तो यही मालूम होता है कि वज़ीर आज़म मोदी ने सदर शी को कहा कि जी आप सिचुएशन को नॉर्मलाइज करें, और ताकि बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। लेकिन चीन की अपनी पोजीशन है, आप सब जानते हैं, तकरीबन 3500 किलोमीटर का ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के दरमियान, और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। अभी ब्रिक्स का इजलास जो ही ख़त्म हुआ, तो चीन ने अपना चीन एक स्टैंडर्ड मैप इशू करता है हर साल, और इस साल भी अभी उन्होंने पिछले ही हफ्ते इशू किया, बल्कि इस हफ्ते के शुरू में, और उसमें उन्होंने जिस तरह वो हर साल दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के जो इलाके हैं, उन्होंने चीन का हिस्सा ही दिखाए, तो इस पे बहुत गुस्सा है भारत में। और कल उन्होंने शायद एक डिमार्च भी किया है न्यू दिल्ली में चीन के सफ़ीर के साथ कि ये आपने कैसा कर दिया, ये तो हमारे इंटेग्रल पार्ट हैं, और ये अक्साई चिन तो बल्कि जो इलाके चीन के पास हैं हमने वापस लेने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक लिहाज से, और बल चीन का कहना ये था कि ये तो हम हर साल इशू करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस साल आप इतना, उन्होंने कहा कि ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं।
लेकिन ओवर रिएक्ट शायद न्यू दिल्ली इसलिए कर रहा है कि ये बिल्कुल G20 का जब इजलास हो रहा है तो उसके थोड़े दिन पहले ही ये इशू हुआ, तो इसलिए शायद भारत इसको देख रहा है कि, और फिर चूँकि चीन के सदर शी जिनपिंग आ भी नहीं रहे न्यू दिल्ली, तो उनको लग ये रहा है कि शायद भारत को स्नप किया जा रहा है। तो एक लिहाज से बात तो बनती है भारत की भी कि, लेकिन चीन का अपना एक मिजाज है, अपना एक काम करने का तरीका है। उन्होंने कहा हम हर साल जी इस तरह ही करते हैं और इसी वक्त पे करते हैं, तो कोई हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता, या टाइम इज़ नॉट रियली द कंसिडरेशन, टाइमिंग जो है उसकी। अब चीन देखना यही है कि G20 कहाँ जाती है। अगर रूस और चीन के सदूर यही फील करते हैं कि G20 में अब काम करना मुश्किल हो गया है, तो फिर अपनी जो पार्टिसिपेशन है कम से कम चीन की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि अभी इससे ये है कि इसके साथ चलेंगे अभी, क्योंकि ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का तरीक़ाकार यही है। जहाँ वो ब्रिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे, उनकी ख्वाहिश होगी कि जब तक चलता है मामला G20 को चलाया जाए। रूस का अलबत्ता मामला ज़रा डिफरेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं यूक्रेन में जहाँ जंग हो रही है वो किस तरफ जाती है, ऊंट किस करवट बैठता है, क्या हालात होते हैं, फिर अगले सदर जो हैं अमेरिका में कौन होते हैं, तो बहुत सी वेरिएबल्स हैं जो कि तमाम चीज़ों पे उसका असर होगा। भारत के लिए भी अलबत्ता, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मुश्किलात तो हैं। भारत को भी अभी एक क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए। कुछ एनालिस्ट जो हैं भारत में, वो तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जी ब्रिक्स को भी छोड़ें और SCO को भी छोड़ें, आप फोकस करें G20 पे, क्वाड पे, और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि चीन के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और अगले आने वाले सालों में इवन अगर आप वेस्टर्न मीडिया भी पढ़ें या वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं उनको भी पढ़ें, तो ये भी वो यही कहते हैं कि डिल्यूजन है अगर कोई ये समझता है कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, या जो इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो एक लिहाज से इनकी जो एनिमोसिटी है उसको कम कर सकती है। तो लोगों का ख्याल यही है, माहिरीन जो हैं, कि ये जो है मामलात कुछ बिगड़ रहे हैं और ये दुनिया जो है एक लिहाज से अब अमेरिका खुल के सामने आ गया है और वो प्रोवोक भी कर रहा है चीन को, ख़ास तौर पे ताइवान के इशू में। तो मुश्किलात तो बढ़ गई हैं। तो अब देखना यही है कि G20 कहाँ जाता है, ब्रिक्स कहाँ जाता है, ब्रिक्स का नया नाम क्या होता है, ये भी अंडर कंसिडरेशन शायद है, और दुनिया कहाँ जाती है और पाकिस्तान अपने आप को किस तरह पोजीशन करता है, हमारे लिए तो ये अहम बात है। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग डेज़ अहेड, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिए।